नमस्कार साथियों। आज हम अजमेर जयपुर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा 24 अगस्त 2018 को प्रथम पारी में जो तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा का पेपर लिया था वो हल करेंगे। इनमें कुछ प्रश्न पूर्व वीडियो में हल किए, शेष प्रश्न है वो हम आज हल करेंगे। तो आज का प्रश्न है, एक संधारित्र के आंतरिक तापन के लिए आमतौर पर किसे जिम्मेदार माना जाता है। यानी एक संधारित्र है यानी कैपेसिटर है, वो गर्म हो रहा है यानी आंतरिक तापन हो रहा है, किस कारण से होता है। ऑप्शन देखो, लीकेज प्रतिरोध के कारण। लीकेज प्रतिरोध के कारण सही है। डाइलेक्ट्रिक आवेश के कारण इसके कारण नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, प्लेट कंपन को, सी और डी दोनों। तो वास्तव में एक जो संधारित्र यानी कैपेसिटर है वो क्या गर्म क्यों होता है। यदि इन दोनों प्लेटों के बीच जो अचालक आवरण लगा रखा है उसमें से यदि उसका जो अचालकत्व है लीकेज हो जाता है और आंतरिक धारा प्रवाहित होने लग जाती है तो वह जो संधारित्र है वो गर्म होने लग जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, लीकेज प्रतिरोध के कारण वह गर्म होता है। तो आंतरिक जो तापन है वो लीकेज प्रतिरोध के कारण होता है। तो राइट आंसर हो गया ए, लीकेज प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, उपकरण में से गुजरने वाली विद्युत धारा मात्रा के अनुसार कैलिब्रेटेड स्केल। कैलिब्रेटेड स्केल का से क्या हो गया कि पूर्व अंकित पैमाना पर पॉइंटर विक्षेपित करने वाला टॉर्क को क्या कहते हैं। यानी किसी उपकरण यानी जो मापक यंत्र है इसमें से यदि धारा गुजारी जाती है तो उसका संकेतांक पूर्व अंकित पैमाने पर पाठ्यांक दर्शाता है। तो पाठ्यांक यानी संकेतांक के द्वारा पाठ्यांक दर्शाने के लिए जो बल लगता है उस बल को हम क्या कहते हैं। उस बल को हम विक्षेपण बल या ऑपरेटिंग बल या परिचलन बल कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग बल। यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। स्टार्टिंग जो यानी इसको ऑपरेट करने के लिए या संकेतांक को पूर्व अंकित पैमाने पर विक्षेपित करने के लिए जो बल लगाते हैं वह विक्षेपण बल या ऑपरेटिंग बल कहलाता है। तो राइट आंसर हो गया ऑपरेटिंग टॉर्क, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक मल्टीमीटर क्या माप सकता है। एक मल्टीमीटर के द्वारा क्या माप सकते हैं, धारा माप सकते हैं, यानी डीसी धारा का मापन कर सकते हैं। कम मान की डीसी धारा का मल्टीमीटर द्वारा मापन कर सकते हैं। वोल्टेज एसी और डीसी वोल्टेज का मापन हम कर सकते हैं मल्टीमीटर के द्वारा। प्रतिरोध का भी मापन हम कर सकते हैं। तापमान, जो वर्तमान में डिजिटल मल्टीमीटर आ रहे हैं इसके द्वारा हम तापमान का भी मापन कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी नहीं, ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो गया, ये जो दे रखे वो सभी का हम मल्टीमीटर के द्वारा मापन कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी यानी ये सभी, ई ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में कंट्रोल स्प्रिंग के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। यानी जो विद्युत उपकरण है, जो मापक यंत्र है, इसमें जो नियंत्रण स्प्रिंग लगाई जाती है यह किस धातु की बनाई जाती है। नियंत्रण स्प्रिंग किसकी बनाई जाती है। ऑप्शन देखो, इस्पात, नाइक्रोम, फास्फोर कांसा, चांदी, ये सभी। तो ये जो स्प्रिंग बनाई जाती है ये फास्फोर ब्रॉन्ज यानी फास्फोर कांसा की बनाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो गया, फास्फोर कांसा या फास्फोर ब्रॉन्ज भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया सी, फास्फोर कांसा। अगला क्वेश्चन है, एक स्वचालित विद्युत प्रेस का तापमान नियंत्रित करने वाला घटक कौन सा है। यानी एक ऑटोमेटिक प्रेस है। ऑटोमेटिक से क्या है कि जिसमें तापमान ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रहा है, यानी ज्यादा गर्म होने पर ऑटोमेटिक कट हो रहा है ताप, यानी उसकी सप्लाई कट हो रही है, तो वह होगी स्वचालित प्रेस। का तापमान नियंत्रित करने वाला घटक कौन सा है। इसमें तापमान किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन देखो, तापन अवयव द्वारा यानी हीटिंग एलिमेंट द्वारा नहीं। श्रेणी क्रम प्रतिरोध यानी इसके एक श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाकर नहीं। थर्मोस्टेट, हाँ सही है। एप्लाइज सॉकेट यानी सॉकेट के द्वारा नहीं, ए और बी दोनों नहीं। तो किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट एक द्विधात्विक पत्ती होती है जो नियत यानी तापमान के बाद में परिपथ को ऑन या ऑफ कर देती है। तो यह इसके अंदर यानी जो प्रेस है इसके अंदर थर्मोस्टेट लगाकर हम इसका तापमान नियंत्रित करते हैं। तो ऑटोमेटिक प्रेस के अंदर तापमान नियंत्रित करने के लिए थर्मोस्टेट
लगाया जाता है। कई बार पूछ लेते हैं थर्मोस्टेट का संयोजन किस प्रकार करते हैं, तो हीटिंग एलिमेंट यानी तापन अवयव है, इसके श्रेणी क्रम में लगाया जाता है थर्मोस्टेट। तो राइट आंसर क्या है इसका, थर्मोस्टेट। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऐसी पावर लाइन वोल्टेज की आवृत्ति क्या होती है, यानी भारत की जो जो सप्लाई है उसकी आवृत्ति क्या होती है, तो आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, यानी 50 चक्कर प्रति सेकंड या हर्ट्ज। तो राइट आंसर क्या हो गया, 50 हर्ट्ज। किसमें है, ए ऑप्शन देखो 50 हर्ट्ज, तो राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ का एक उदाहरण है, यानी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि कुछ इस प्रकार के पदार्थ होते हैं जिन पर दबाव लगाने पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, यानी उसको यदि हम क्रिस्टल को दबाव लगाए तो उसके अंदर विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, तो इसे हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो इनका उदाहरण कौन कौन से हैं, देखो बेरियम टाइटेनियम, ये सही है, पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ है। लिथियम नियोबेट, ये भी पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ है। अगला है पोटेशियम नियोबेट, ये भी है। लीड जिकोनेट टाइटेनेट, ये भी है। तो उपरोक्त सभी, ये सभी यानी ये जो दे रखे हैं ये सभी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी पदार्थ है। तो राइट आंसर हो गया ये उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी स्थापना के लिए निम्न में से किस वायरिंग की अनुशंसा की जाती है, यानी जो अस्थायी वायरिंग है वो कौन से इनमें से। अब ऑप्शन देखो, क्लिट वायरिंग, क्लिट वायरिंग एक अस्थायी वायरिंग, ये सही है। सीटीएस केप टायर सीथर्ड वायरिंग। अगला है टीआरएस टप रबड़ सीथर्ड वायरिंग। अगला है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड कंड्यूट वायरिंग, और पीवीसी केसिंग पीवीसी केपिंग वायरिंग। तो सीटीएस, टीआरएस, पीवीसी कंड्यूट या केसिंग केपिंग वायरिंग ये स्थायी वायरिंग है, जबकि क्लिट वायरिंग है वो अस्थायी वायरिंग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्लिट वायरिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से लैंप लगभग मोनोक्रोमेटिव प्रकाश देता है, यानी जो लैंप है इनमें से कौन सा लैंप सुहावना प्रकाश देता है। मोनोक्रोमेटिव का से हो गया सुहावना प्रकाश देता है। ऑप्शन देखो, सोडियम वास्प लैंप राइट है, सोडियम वास्प लैंप है वो मोनोक्रोमेटिव प्रकाश देता है। जीएलएस जनरल लाइटिंग सिस्टम लैंप, जो हम सामान्य तौर पर लगाते हैं जो तप्त दीप्ति लैंप होता है वो जीएलएस लैंप। ट्यूबलाइट मरकरी वास्प लैंप है, सी और डी दोनों। तो वह जो सर्वाधिक सुहावना प्रकाश देता है यानी मोनोक्रोमेटिव प्रकाश देता है वो होता है सोडियम वास्प लैंप। कई बार इस प्रकार से भी पूछ लेते हैं इसको कि वह कौन सा लैंप है जो पूर्ण प्रकाशित होने में 10 से 15 मिनट का समय लेता है, तो सोडियम वेपर लैंप यानी सोडियम वास्प लैंप ही होता है वो। तो इसका राइट आंसर क्या है, सोडियम वास्प लैंप है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ट्रांसफार्मर का घटक नहीं है, जो दे रखे हैं इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर का घटक नहीं है। ब्रीदर, ब्रीदर ट्रांसफार्मर के अंदर होता है। कंजर्वेटर, कंजर्वेटर भी ट्रांसफार्मर के अंदर होता है। टेप चेंजर यानी टेपिंग को चेंज करने वाला स्विच, ये भी होता है। बकोल्ज रिले, ये भी होता है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी उपरोक्त जो दे रखे हैं वो सभी ट्रांसफार्मर के घटक है। तो राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी ई ऑप्शन इसका सही होगा फिर। अगला क्वेश्चन है, किस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज के समान होते हैं, यानी वह कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इकाई होता है, यानी प्राथमिक और सेकेंडरी वोल्टेज का मान समान होता है। तो अब देखो ऑप्शन देखो, ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है और इकाई भी हो सकता है, तो ये नहीं होगा। विद्युत धारा ट्रांसफार्मर यानी करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर वोल्टेज स्टेप अप धारा को डाउन करने वाला होता है, यानी एक स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, तो ये भी नहीं होगा। विभव ट्रांसफार्मर यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या पीटी हम कह सकते हैं, तो पीटी एक स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, तो ये भी नहीं होगा। पॉलीफेज ट्रांसफार्मर यानी बहुकला थ्री फेज ट्रांसफार्मर, तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी हो सकते हैं, डाउन भी हो सकते हैं या इकाई भी हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यानी पृथककारी या वियोजनीय या विभेदीय हम कह सकते हैं इसे, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 होता है, तो ये सही है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। इसे हम पृथककारी ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं। इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 होता है, यानी प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज का मान समान होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है, तरंग वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा कितनी होती है। तरंग वाइंडिंग यानी एक तो होती है लेफ्ट वाइंडिंग और एक होती है वेव वाइंडिंग। लेफ्ट वाइंडिंग में समांतर पथ पूछा है, यानी एक का मान पूछा है, तो ए बराबर होता है लेफ्ट वाइंडिंग में समांतर पथ, यानी ए बराबर होता है पी इंटू फ्लेक्स। यानी लेफ्ट वाइंडिंग में ए बराबर होता है पी इंटू फ्लेक्स, यानी पोलों की संख्या इंटू फ्लेक्स। यदि सिंप्लेक्स है तो पोलों की संख्या इंटू 1, डुप्लेक्स है तो पोलों की संख्या इंटू 2, ट्रिप्लेक्स है तो पोलों की संख्या इंटू 3, इस प्रकार से। जबकि वेव या तरंग, वेव कहो या तरंग, तरंग वाइंडिंग में ए बराबर होता है 2 इंटू फ्लेक्स। यदि सिंप्लेक्स है तो 2 इंटू 1 बराबर 2, डुप्लेक्स है तो 2 इंटू 2 बराबर 4, ट्रिप्लेक्स है तो 2 इंटू 3 बराबर 6, क्वाड्रुप्लेक्स है तो 2 इंटू 4 बराबर 8 होगा। अब इसमें प्लेक्स के बारे में पूछा नहीं है, डायरेक्ट पूछा है। यदि डायरेक्ट पूछा है तो हम मानेंगे 2, और इसमें डायरेक्ट पूछ ले तो ए बराबर पी कहेंगे बाद में, यानी फ्लेक्स को हम छोड़ देंगे। तो ए बराबर होगा पी लेफ्ट वाइंडिंग में, और वेव वाइंडिंग में ए बराबर होगा 2। इसमें तरंग वाइंडिंग में यानी वेव वाइंडिंग के बारे में पूछा है कि समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, तो फिर होगा 2। तो राइट आंसर हो गया 2, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक 3 फेज अल्टरनेटर के एक आर्मेचर में 120 स्लॉट है, अल्टरनेटर में 8 ध्रुव है, तो इसका स्लॉट का कोण क्या होगा। यानी क्या दे रखा है कि एक अल्टरनेटर यानी प्रत्यावर्तक है जिसके अंदर अल्टरनेटर के आर्मेचर में 120 स्लॉट है। कुल स्लॉट क्या है, स्लॉटों की संख्या है 120 स्लॉट है, और पोलों की संख्या P बराबर है क्या 8, सॉरी पोलों की संख्या कितनी है 8 है, 8 पोल है, तो इसका स्लॉट कोण क्या होगा। यानी एक स्लॉट का वैद्युतिक अंश कितना डिग्री का होगा। तो देखो कुल वैद्युतिक अंश कितना होगा, कुल वैद्युतिक डिग्री या अंश बराबर क्या होता है 180 इंटू पी। कई बार 360 इंटू पोल जोड़े लिखे होते हैं, वो भी सही है, तो 180 इंटू पी होगा। तो 180 इंटू पोल कितने हैं 8, तो 180 इंटू 8 कितने हो रहा 1440, तो 1440 डिग्री हो जाएगा। यानी कुल वैद्युतिक जो अंतर होगा वो कितना होगा, अंश होगा वो कितना होगा 1440 डिग्री। अब पूछा है इसमें प्रति स्लॉट, तो प्रति स्लॉट वैद्युतिक डिग्री या अंश कितना होगा बराबर को प्रति स्लॉट वैद्युतिक अंश कितना होगा, यानी वैद्युतिक डिग्री कितना होगा कुल वैद्युतिक अंश बट्टा स्लॉटों की संख्या। तो देखो कुल वैद्युतिक अंश कितना है 1440, स्लॉटों की संख्या कितनी है 120, 0 12, तो कितना हो रहा है 12 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी एक स्लॉट या प्रति स्लॉट वैद्युतिक डिग्री क्या होगी 12 डिग्री होगी, यानी वैद्युतिक अंश कितना होगा 12 डिग्री। तो यही पूछा है कि इसमें प्रति स्लॉट का कोण क्या होगा, तो 12 डिग्री का कोण होगा। तो राइट आंसर हो गया 12 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा परिणामीतर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। एक करंट ट्रांसफार्मर के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। अब ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन में क्या दे रखा है, प्राथमिक को भार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। करंट ट्रांसफार्मर सीटी के अंदर प्राथमिक जो चालक होता है
वो भार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सही है ये। बी ऑप्शन में क्या देगा, प्राथमिक धारा द्वितीयक धारा से प्रभावित नहीं होती है, यानी प्राइमरी धारा है वो सेकेंडरी धारा से प्रभावित नहीं होती है, सही है, क्योंकि प्राइमरी धारा है वो भार धारा से प्रभावित होती है, न कि सेकेंडरी धारा से। अगला देखो, चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक धारा के अनुसार परिवर्तित होते हैं, ये भी सही है, यानी जो फ्लक्स है वो प्राथमिक करंट है या भार धारा है उसके अनुरूप परिवर्तित होते हैं, तो ये भी सही है। अगला है प्राथमिक विद्युत धारा भार से प्रभावित होती है, ये यानी प्राथमिक जो धारा है वो भार के अनुरूप परिवर्तित होती है, ये भी सही है। तो यानी चारों ऑप्शन इसके सही है। अगला क्या दे रखा है, इनमें से कोई नहीं, यानी असत्य कौन सा है, ये चारों ही सत्य है, तो इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या हो गया, ई, इनमें से कोई नहीं, यानी ये उपरोक्त जो दे रखे हैं वो सभी सत्य है, तो राइट आंसर हो गया ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, परिणामी तर में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर इस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। एक ट्रांसफॉर्मर है जिसके अंदर नमी, जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल गर्म होता है तो अंदर की जो हवा होती है वो बाहर निकल जाती है ब्रीदर के द्वारा, शोषक के द्वारा। जब तेल ठंडा होता है तो उसका आयतन घट जाता है, फलस्वरूप बाहर की जो हवा होती है वो अंदर आती है। तो जो हवा अंदर आ रही है इस समय वायु की जो नमी है वो ट्रांसफॉर्मर के अंदर आ सकती है, तो इस नमी को रोकने के लिए जो ब्रीदर के अंदर पदार्थ रखा जाता है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सिलिका जेल, यानी जो शवसक्रिय ब्रीदर है इसके अंदर सिलिका जेल रखी जाती है। और सिलिका जेल का कार्य क्या होता है, जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो हवा वायु प्रवेश कर रही है उससे नमी को शोषित करना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस पदार्थ का नाम क्या है, सिलिका जेल, तो राइट आंसर हो गया सी, सिलिका जेल। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफॉर्मर में अधिकतम वोल्टेज विनियमन यानी वोल्टेज रेगुलेशन तब होता है जब भार पावर फैक्टर के होता है, यानी कैसा होता है, यानी एक ट्रांसफॉर्मर में वीआर यानी वोल्टेज रेगुलेशन का मान किस समय अधिकतम होगा, किस समय होगा। अब ऑप्शन देखो, लीकेज इंपीडेंस कोण के बराबर, यानी लीकेज इंपीडेंस कोण के बराबर, सही है, लीकेज इंपीडेंस कोण से कम नहीं, लीकेज इंपीडेंस कोण से अधिक नहीं, शून्य या इकाई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, लीकेज इंपीडेंस कोण के बराबर, तो राइट आंसर हो गया ए, लीकेज इंपीडेंस के कोण के बराबर होगा, तो अधिकतम वीआर होगा, यानी वोल्टेज रेगुलेशन होगा। अगला क्वेश्चन है, एक 4-पोल सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या क्या होगी। देखो पहले आया था एक वेव वाइंडिंग के बारे में आया था, अब आ गया ये लैप वाइंडिंग के बारे में, तो लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होगी, पहले भी बताया था मैंने, इसी में आया था दो 4 प्रश्न पहले, कि लैप वाइंडिंग में समांतर पथ क्या होते हैं, लैप वाइंडिंग में समांतर पथ होते हैं, समांतर पथों की संख्या होती है P इंटू प्लेक्स। अब यदि सिंप्लेक्स है तो P इंटू 1, डुप्लेक्स है तो P इंटू 2, ट्रिप्लेक्स है तो P इंटू 3, क्वार्टरप्लेक्स है तो P इंटू 4। और यदि प्लेक्स के बारे में नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है ना सिंप्लेक्स है, सही है, सिंप्लेक्स है तो इसका से क्या हो गया, P का मान कितना है इसमें 4, और सिंप्लेक्स है तो 1 कितना हो गया 4, तो समांतर पथों की संख्या क्या हो जाएगी 4। यदि डुप्लेक्स होता तो 4 इंटू 2 यानी 8, ट्रिप्लेक्स होता तो 4 इंटू 3 4 12, यदि क्वार्टरप्लेक्स होता तो 4 इंटू 4 यानी 16। तो इसमें सिंप्लेक्स है तो कितना हो गया 4 इंटू 1 बराबर 4, तो पोलों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, यानी समांतर पथों की संख्या कितनी हो जाएगी 4 होगी। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मशीन में एक आर्मेचर के ध्रुव पिच है यदि ध्रुव और स्लॉटों की संख्या क्रमशः 4 और 28 है, यानी एक डीसी मशीन में पोल पिच पूछा है, यानी ध्रुव अंतराल, पोल पिच क्या होगा, यदि ध्रुवों की संख्या पोलों की संख्या यानी P बराबर है 4 और स्लॉटों की संख्या है
28, तो पोल पिच बराबर क्या होगा? पोल पिच का मान क्या होगा? तो देखो, पोल पिच बराबर क्या होता है? पोल पिच बराबर होता है स्लॉटों की संख्या बट्टा पोल की संख्या या पोलों की संख्या। इसके अंदर स्लॉटों की संख्या कितनी है? 28। पोलों की संख्या कितनी है? 4। कितना हो गया? 7। तो पोल पिच का मान क्या हो जाएगा? 7। यानी किस में है? डी ऑप्शन में देखो 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ध्रुव पिच क्या हो जाएगा? 7। अगला क्वेश्चन है, फिलामेंट लैंप सामान्य रूप से किस पावर फैक्टर पर संचालित होता है? जो फिलामेंट लैंप यानी तप्त दीप्ति लैंप है, ये किस पावर फैक्टर पर प्रचलित होता है? यानी तप्त दीप्ति लैंप है, ये प्रतिरोधी प्रकार का होता है, और प्रतिरोधी प्रकार का यदि पथ है तो इसका शक्ति गुणांक होता है इकाई। तो इकाई शक्ति गुणांक पर संचालित होता है। तो राइट आंसर हो गया एकक, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो फिलामेंट लैंप है वो सामान्य तौर पर इकाई शक्ति गुणांक पर संचालित होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, एकक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपकरण में सुरक्षा के लिए भू संपर्क की आवश्यकता नहीं है? यानी जो ग्राउंड कर रहे हैं इनमें से किसको भू संपर्क यानी ग्राउंड की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन देखो, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन के लिए ग्राउंडिंग की आवश्यकता होती है। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के अंदर ग्राउंडिंग की आवश्यकता होती है। वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर में आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि उसकी जो काई है वो प्लास्टिक की होती है। तो यदि प्लास्टिक काई वाला उपकरण है तो इसमें भू संपर्कन की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत कुकर इसमें भी होती है, ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर के अंदर की काई है यानी जो बॉडी है वो पीवीसी की होती है यानी प्लास्टिक की होती है, और इसीलिए इसको भू संपर्कन की आवश्यकता नहीं होती है। तो राइट आंसर हो गया सी, वैक्यूम क्लीनर। तो ये थे इस पेपर से संबंधित प्रश्न। ठीक है दोस्तों।